हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बी एस टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और हिंदी वर्णमाला की जो हमारी क्लास रहेगी वो आज क्लास 5 रहेगी। ठीक है। और सभी एग्जामों के लिए ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में मिलता है। ठीक है। और चलने से पहले पहले क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। ठीक है गाइस, तो चलते हैं क्लास पे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए देव क्लास को डिस्कस करते हैं। हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बात की गई है, यानी कि अच्छा, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में चलने से पहले में एक वर्ण होता है। अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण, वर्ण के बारे में कोई बताएगा? अच्छा, वर्ण जो कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है, या कह सकते हैं छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं अभी? हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। ठीक है। अब मैं वर्णों की बात करूं, अगर वर्ण की बात करूं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? स्वर होता है, फिर व्यंजन होते हैं और फिर आयोगवा। ये तीनों क्या है? वर्ण है। स्वर है, व्यंजन है और आपका आयोगवा है। ठीक है। अगर मैं स्वर की बात करूं, किसकी? अगर मैं स्वर की बात करूं, स्वर की डेफिनेशन की बात करूं, तो स्वर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, यानी कि स्वर जो होते हैं, स्वर किसी की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं। यानी कि ये स्वर होते हैं, ये स्वतंत्र पूर्वक अपने ही दम पर बोले जाते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से 11 होते हैं? एक ए, आ, ई, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये जो होते हैं ये आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे है आयोगवा। ठीक। आयोगवा जो होता है, ये आयोगवा जो होता है ये अनुनासिक और अनुस्वार विसर्ग आदि इसके अंतर्गत रहते हैं। जैसे हमारा अंग है, अंग, जैसे हम अंग लिख दिया, हमने क्या लिख दिया अभी? हमने लिख दिया अंग। ए, ए के ऊपर हमने ये वाली बिंदी चढ़ा दी, ये हो गई। ठीक है। और कौन सी होती है? ये जो बनी हुई है ये वाली, ये हो गया अंग के ऊपर अंग की बिंदी है। और क्या होता है? ये होता है, इसे विसर्ग भी बोलते हैं। इस वाले को इसे क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है। क्या बोला जाता है अभी? इसको विसर्ग भी बोला जाता है। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है ये वाला जो होता है, ये खाली ये होता है, एक ही बिंदु होती है इसके ऊपर, राय के ऊपर, उसके किसी भी मात्रा के ऊपर टंगी होती है ऊपर। इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। और ये आपका ये होता है विसर्ग। ये जो दो बिंदु हम लगा देते हैं कहीं भी, अगर हम जैसे हमने दो बिंदु हमने लगा दी, ठीक है, ये और ये दो बिंदु लगा दी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है विसर्ग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर मैं चंद्र बिंदु की बात करूं, चंद्र बिंदु, ये है चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको अनुनासिक भी बोला जाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यंजन जो है, व्यंजन की बात करते हैं। अगर हम व्यंजन की इसमें बात करें कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बाकी मैं व्यंजन की क्लास अलग दूंगा, एक क्लास और व्यंजन की आपको दूंगा। सबसे पहले व्यंजन की अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, अगर मैं व्यंजन की इसके अंदर का बात करूं तो व्यंजन होते हैं का, खा, ग, घा, ग। ठीक है। ड़, चा, छ, ज, झ, ड़। ठीक है। और टा, ठ, ड, ट, ड़। ठीक है। और डे, डे। अच्छा, ये जो होते हैं आपके, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं भी। ये क्या होते हैं आपके? ये द्विगुण व्यंजन होता है, जिनको नए व्यंजन भी बोला जाता है। इनको नए व्यंजन के नाम से बोला जाता है, या फिर द्विगुण व्यंजन भी बोल देते हैं इनको। ठीक है। आगे है, ये जो है, ये तय, थ, द,
ध और ना, ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत एक बात और होती है, ये जो आपके व्यंजन हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो व्यंजन है, इनको स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इनको स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो आपकी स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अंतः स्थ व्यंजन, अंतः स्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जो य, र, ल, व, जो य, र, ल होते हैं, ये आपके अंतः स्थ व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अंतः स्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतः स्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अच्छा, अब उस व्यंजन की बात कर लेते हैं। उस व्यंजन जो स है, ठीक है। उस व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें संख्या भी संख्या 4 होती है, ठीक। उस व्यंजन कहते किसे हैं, उस व्यंजन क्यों उसे कहते हैं, जो अंदर से हमारे मुख से क्या होता है, थोड़ी सी गर्म हवा के साथ जो स्वर निकलते हैं, जो व्यंजन बाहर निकलते हैं, उन्हें उस व्यंजन कहते हैं, यानी ऊष्मा के साथ बाहर निकलते हैं, ऊष्मा के साथ, ठीक है, उन्हें हम उस व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अब आगे है संयुक्त व्यंजन। अच्छा, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कहते किसे, संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो दो वर्णों के मेल से बना हुआ होता है, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं छह की यहाँ पर बात करूँ, छह की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ये जो छह है, ये वाला, ये जो छह है, ये किस किस के मेल से बना होता है, ये आपका मेल से बना होता है जय और धन, आपका ल, ठीक है, ये इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर मैं त्रिशूल की बात करूं, तो त्रिशूल आपका किससे बना होता है, तो त्रिशूल आपका तय और धन र, ठीक है, तय धन र से मिलकर त्रय बना होता है आपका। अगर मैं ज्ञा की यहाँ पर बात करूं, किसकी भाई, ज्ञा की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इस ज्ञा की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो ज्ञा किससे बना होता है, तो ज्ञा जो आपका बंदा होता है आपका आपका कै, धन, आपका श्रेमिक, सॉरी षटकोण वाला जो स होता है, उससे मिलकर बना होता है से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ, श्रेमिक की अगर मैं बात करूँ, श्रेमिक की अगर मैं बात करूँ बच्चों, किसकी, श्रेमिक की अगर मैं बात करूँ, तो श्रेमिक किससे बना होता है, आपका श्रेमिक बना होता से धन र, ठीक है। ये 2 वर्णों से, और ये भी 2 छह भी 2 वर्णों से, सब 2 वर्णों से मिलकर बना होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब आगत स्वर क्या होते हैं, आगत स्वर। अच्छा, आगत स्वर क्या, आगत स्वर जो होता है, आगत स्वर की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आगत स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, आगत स्वर की संख्या भाई 1 होती है, ठीक है। अब आगत स्वर जो होता है वो आपका आ होता है, ये वाला आ, ये मात्रा होती है आ, ठीक है। जैसे मैं इसमें अगर आपको मैं यहाँ पर बात करूँ, स्पष्ट करूँ कि यानी कि जो आ होता है, आगत स्वर जो होते हैं, ये आपके किस प्रकार, मतलब कैसे ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर आपका कहीं पर भी लिखे हुए मिलते हैं। जैसे आपने जैसे यानी कि आगत जो स्वर होते हैं, वो जैसे कह सकते हैं विदेशी भाषाओं के शब्दों का आगमन, यानी कि विदेशी भाषाओं का शब्दों का आगमन हिंदी भाषा में अपने साथ आ ध्वनि को लेकर आया। इसका उच्चारण आ और ओ ध्वनि को मध्यवर्ती, जैसे ऑफिस, हॉस्टल, कॉलेज, ठीक है। आपने देखो ना, कॉलेज पे ये मिलता है लिखा हुआ, हॉस्टल पे भी ये मिलता है लगा हुआ ऊपर, ठीक है, और ऑफिस पे भी ऊपर ये लगा हुआ मिलता है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका एक होता है काल, एक होता है आपका काल, ठीक। अब एक काल का मतलब होता है समय, एक काल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक काल का मतलब होता है समय। और एक, अगर मैं काल के, ये मैंने काल लिख दी,
अब काल के ऊपर मैं ये लगा दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, जो कोल हो जाएगा। अब कोल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोल का मतलब होता है बुलाना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोल का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आगत स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, ये आगत स्वर होते हैं, यानी कि एक काल का मतलब समय हो गया, एक कोल का मतलब क्या हो गया, बुलाना हो गया। और मैं आपको उदाहरण जैसे बता दूं, जैसे हाँ, जैसे बाल, एक क्या होता है, बाल। अब एक बाल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाल का मतलब होता है बच्चा, कह सकते हैं भी बच्चा, चाइल्ड। ठीक है, क्या कह सकते हैं, चाइल्ड, बच्चा। ठीक है, अगर मैं एक बॉल की बात करूं, किसकी भाई, बॉल की अगर मैं बात करूं, तो बॉल क्या होगी, आपकी बॉल का मतलब होता है गेंद। तो यहां पर जो होता है आपके दो दो जो दो दो मतलब दो दो मीनिंग अलग अलग निकलने हैं, उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बाल का मतलब बच्चा, या फिर हम कह सकते हैं बाल मिस केस भी होता है। ठीक है, बाल मिस क्या होता है, केस भी होता है। ठीक है, बॉल मिस गेंद होता है। राइट, ठीक, समझ में आया होगा ना सबके। ठीक है, ओके ओके गाइस, आपके यहाँ पर समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आगत स्वर, जो आगत स्वर तो आपने देख ही लिए, आगत स्वर होते हैं। अब होती है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की बात करूं तो आगत व्यंजन होते हैं आपके जय, और सॉरी दो होते हैं आप, आगत व्यंजन दो होते हैं। तो आप आगत व्यंजन कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपने कभी कभी कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जैसे जफर लिखा होता है, जफर। ठीक है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहीं कहीं जफर लिखा हुआ होता है। ठीक है, जफर में क्या होता है बना हुआ, ये बंदी लगा होता है। ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कोमे साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आगत व्यंजन होते हैं, यानी कि जफर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगली अगली वर्ण। अब देखिए वर्ण के भेद देख लीजिए। ठीक है, किसके भेद देखने हैं हमें, वर्ण के भेद हमें देखने हैं। अब वर्ण के भेद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, सॉरी 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 गाइस, अगर मैं, तो मैं वर्ण की अगर बात करूं, वर्ण के भेद, ठीक है, तो अगर यहाँ पर डेफिनेशन बात करूं, उच्चारण के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक स्वर, और नंबर दो व्यंजन। ठीक है, नंबर एक क्या हो जाएगा आपका, स्वर हो जाएगा, और नंबर दो आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं, स्वर की बात करते हैं, स्वर। ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ए, आ, ई, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ। ठीक है, और एक होता है औ, इसको काट दो, ये रे मिस्टेक सा टाइप हो गया, औ। ठीक है, स्वरों का प्रयोग दो रूपों में होता है। स्वरों का प्रयोग कितने रूपों में होता है भाई, तो स्वरों का प्रयोग आपका दो रूपों में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। देखिए, एक तो होता है स्वतंत्र रूप। पहला कौन सा रूप होता है, तो पहला होता है आपका स्वतंत्र रूप। ठीक, दूसरा होता है मात्रा के रूप में। ठीक है, सबसे पहला स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र रूप में जैसे आपका ईश्वर हो गया, क्या हो गया बच्चों, ईश्वर। आम हो गया, उदास हो गया, और क्या हो गया आपका, औरत हो गया। ये आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्द जो बोले जाते हैं उनको स्वतंत्र कहते हैं। अब मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में जैसे किसान है, क्या दे रखा है हमने, किसान दे रखा है। अब किसान के, अगर मैं किसान के डिवाइड करूं, किसान के टुकड़े करूं, तो क्या बनेगा, कै, धन ई, धन से, धन आ, धन न, धन ए। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर, इन सब वर्णों को मिलाकर क्या बना, एक आपका एक शब्द बना, क्या, किसान। ठीक है, समझ में आया ना। मात्रा के आधार पर स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप के आधार पर ईश्वर, आम, उदास, औरत होते हैं। यानी कि जैसे किसान है, किसान क्या है, एक स्वतंत्र रूप है। किसान क्या भी स्वतंत्र रूप है, और आपके किसान के जो टुकड़े जो हैं, ये आपके मात्रा हैं, मात्रा के रूप में। ठीक है, समझ में आया ना सबको। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। देखिए भी आगे है स्वरों के भेद। अब स्वरों के भेद की बात की, स्वरों के भेद कितने होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो स्वरों के भेद होते हैं आपके तीन। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, स्वर के भेद होते हैं तीन। सबसे फर्स्ट स्वर की बात करूं, तो सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। ठीक, क्या होता है, ह्रस्व स्वर। नंबर दो की मैं बात करूं, नंबर दो होता है दीर्घ स्वर। नंबर तीन की अगर मैं बात करूं, नंबर तीन होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर होता है। इन तीनों को याद रखना। स्वरों के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक,
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, राइट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो आगे है, देखिए भी, ओ सॉरी एक मिनट, देखो भी, अब स्वर की बात करूं, ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं, ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और साइड में एक घंटे का बटन होगा, उस घंटे के बटन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं, देखिए भी, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय से कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं, तो आपके ए, ई, उ और रे। ठीक है, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ए, ई, उ, रे। ठीक है, ये आपका री री बोल देते हैं। इस जैसे शुद्ध हिंदी की बात करूं, शुद्ध उच्चारण की बात करूं, अनार, इमली, उल्लू, ऋषा ऋषि, ऐसा बोल देते हैं ना। छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे अनार, छोटी सा इमली, बड़ी बड़ा छोटा ऊसा उल्लू, ऋषा ऋषि, ऐसे बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब आगे अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं, यहां पर किसकी बात करूं, दीर्घ स्वर की अगर मैं बात करूं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते थे, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता हो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब यहां पर दीर्घ स्वर की बात कीजिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 7 होती है। ठीक, अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से, तो दीर्घ स्वर आपके सामने लिखे, दीर्घ स्वर इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो इसको आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनको बोल देते हैं ऐसे। शुद्ध अगर छोटी कक्षाओं की बात करूं तो आ से आम, बड़ी से इमली, बड़ू से ऊन, ए से एड़ी, ऐसे करके बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब प्लुप्त स्वर की बात हो रही है, प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कितना, तिगुना समय लगता है। ठीक है, वह प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। किसी का नाम पुकारते समय या संबोधन के समय प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम मंदिर में क्या कैसे उच्चारण करते हैं, बोलते हैं ओम ओम। तो ये हम जो उच्चारण कर रहे हैं इसमें जो होता है मतलब जो उच्चारण होता है वो प्लुप्त हो जाता है, बिल्कुल मतलब एकदम खत्म सा हो जाता है, पता नहीं चलता कि बीच के अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे रामायण में बोलते हैं सीते सीते, ऐसा बोला जाता है। तो जो बीच के जो उच्चारण होता है वो खत्म से हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लुप्त स्वर आपके समझ में आया, ह्रस्व स्वर आपके समझ में आया, दीर्घ स्वर आपके समझ में आया। एक बार मैं आपको और बता देता हूं ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। अच्छा, जो ह्रस्व स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर की बात करूं, जो स्वर ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय में बोले जाते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर की बात करूं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय लगता है वह प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए भी, अब आगे आयोगवा की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, आयोगवा की बात करते हैं हम। ठीक है, आयोगवा किसे कहते हैं, ये न तो स्वर हैं, आयोगवा न तो स्वर होते हैं। आयोगवा होते कौन कौन से भाई, आयोगवा आपके ये वाले होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, ये वाला ए और आपका ये वाला। ठीक, ये दोनों जो होते हैं ये आयोगवा होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि आयोगवा की संख्या कितनी होती है, तो आयोगवा की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या होती है
दो। ठीक, तो आयोगवा न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य के स्थिति होने के कारण इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। यानी कि स्वरों के बाद, आपने देखो स्वरों के बाद ये मिलते हैं और व्यंजन से पहले ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अब आयोगवा के जो भेद होते हैं, आयोगवा के भेद होते हैं दो। एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है आपका विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं जैसे आपका ये है भाई अनुस्वार, ये लग गया अनुस्वार। ठीक है, अगर मैं विसर्ग की बात करूं तो विसर्ग जैसे विसर्ग की बात करूं, ये हमने क्या लिखा? ए लिखा। अगर मैं विसर्ग की बात करूं तो लग गया भी विसर्ग। इन्हें बोलते हैं विसर्ग। ठीक, इन्हें बोलते हैं विसर्ग और इसे बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे। अब है अनुस्वार। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर लगा हुआ होता है, ऊपर टंगा हुआ होता है। जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो क्या के ऊपर ये बंदी लगी हुई है, ये हो गया अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह है, इसे स्वर तथा व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है। इसे व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है और स्वर के सिर पर भी लगाया जाता है। जैसे पंकज, अंग, कंकड़, पंखा, चांद। ठीक है, जैसे पंकज हो गया, पै के ऊपर अंक की बिंदी में लगा दी, पंकज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका अनुस्वार। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए विसर्ग की बात मैं करता हूं, विसर्ग की बात मैं करूं तो विसर्ग की बात मैं करता हूं। विसर्ग का उच्चारण है के समान होता है। हृदय के नीचे हलंत जो होता है उसके समान होता है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में होता है। इसका प्रयोग सामान्यता है तत्सम शब्दों के साथ होता है। सामान्यता तत्सम शब्दों के साथ होता है, जैसे प्रायः, जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या? प्रायः। ठीक, अतः। ठीक, ये क्या है? आपके विसर्ग हैं। ठीक, यानी किसी भी शब्द के पीछे अगर विसर्ग लगा दिए, बिंदु लगा दिए जाए तो वो आपका विसर्ग बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। बस ये इतना ही है बस। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आगे बस इतना ही था। और अगले जो टॉपिक आएगा हमारा वो आपका व्यंजन के ऊपर टॉपिक आ जाएगा। किसके ऊपर? नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेकर आऊंगा वो व्यंजन के ऊपर टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, ये सारे हमने स्वर खत्म कर दिए, स्वर के भेद। ठीक है, हमने स्वर कर लिए, स्वर कितने होते हैं, स्वर के भेद, स्वर के भेद क्या हो गया? तो हृदय स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, आगत स्वर, आयोग स्वर, आयोग के भेद, अनुस्वार, विसर्ग, हमने सारे खत्म कर लिए। ठीक है, अगली जो वीडियो में लेकर आऊंगा, अगली जो क्लास में लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन में क्या क्या होता है, व्यंजन में आपको बता देंगे हम, व्यंजन में क्या क्या होता है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।